स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के फार्मासिस्ट का वो प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हमारा बिहार फार्मासिस्ट का है और ये एसएससी ने कंडक्ट कराया था जाकर के 2018 में कंडक्ट हुआ है पेपर। और ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है चूँकि बिहार में हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी लगी हुई है और उसका पेपर भी अनाउंस हो गया है, डेट अनाउंस हो गई है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और 25-25 करके हम लोग 4 पार्ट में ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इवेल्युएटेड बाई। जो सस्पेंशन होता है जाकर कि इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के यहाँ पे सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग कैसे किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे जाकर के। यहाँ पे आ जाएगा रीडिस्पर्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए सस्पेंशन होता क्या है, सस्पेंशन क्या होता है जाकर के ये बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है जाकर जिसमें सॉलिड को डिस्पर्स कराया जाता है जाकर के लिक्विड में। ठीक है ना, सॉलिड का मतलब छोटे छोटे आपके पार्टिकल होते हैं जाकर के सस्पेंशन में, इनको डाला जाता है लिक्विड में। ठीक है ना, लिक्विड में डालते हैं तो ये बाईफेसिक हो गया, यानी दो फेस हो गया, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जाकर के कि पहला पार्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है हमको अगर इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है ना कि हमारा सस्पेंशन स्टेबल है कि नहीं, तो उसमें हम रीडिस्पर्सिबिलिटी देखते हैं जाकर के। डिस्पर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है जाकर के कि ये जो है जाकर के डिस्पर्सिबल है, हमारे पार्टिकल जो है जाकर के इसमें डिस्पर्सिबल है कि नहीं डिस्पर्सिबल है, यानी जाकर के पूरे सोल्यूशन में मिल जाते हैं कि नहीं। अच्छा मिल जाते हैं, इसके बाद सपोज दैट ये हमारा सिरप है, अब ये पार्टिकल जाकर के नीचे बैठ गए। ठीक है, ये पार्टिकल जाकर के नीचे बैठ गए। अब क्या हुआ, अब हमें अगर देखना है कि हमारा अगर ये सस्पेंशन स्टेबल होगा तो इस बॉटल को जब हम हिलाएंगे तो ये फिर से हमारे जो है पार्टिकल पूरे लिक्विड में मिल जाएंगे जाकर के। ठीक, तो ये हो गया रीडिस्पर्सिबिलिटी, यानी हमारा अगर शेक करते हैं बॉटल को तो जो पार्टिकल है वो जाकर के फिर से पूरे सॉल्यूशन में मिल जाएं। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन आ जाता है जाकर के, और फिर आ जाता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं कि सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठने की दर। अगर ये जो है नीचे बैठने की दर हमारी नॉर्मल है, ठीक है, तो उसका भी एक पैरामीटर्स होता है, यानी ये जो है वॉल्यूम पर ये जो पार्टिकल होते हैं आपस में चिपके ना जा करके, और नीचे बैठने की जो दर है वो इनकी कंट्रोल में होनी चाहिए, अंडर कंट्रोल, जो भी इनका पैरामीटर्स होता है सस्पेंशन का। ठीक है, तो ये हो गया जाकर के हमारा, इससे हम पता करते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है स्टेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाएंगी जाकर, रीडिस्पर्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, आप सीधे आंसर कर देंगे 4। और ये सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है केराटिन इज फाउंड इन, केराटिन कहाँ पाया जाता है। केराटिन देखो नेल्स में भी पाया जाता है, प्रोटीन होता है, बालों में भी पाया जाता है, हेयर्स में भी पाया जाता है जाकर के। ठीक है, और स्किन में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे आप हेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, हेयर्स जो बाल हैं, बालों में पाया जाता है आपका केराटिन प्रोटीन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल का मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, तो आप बताएंगे ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द मेन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म इन द फर्स्ट पास इफेक्ट। जब भी फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जाकर के उसमें कौन सा ऑर्गन जो है इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो आप बताएंगे जाकर के लीवर। लीवर हमारा इन्वॉल्व होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। अगर आपको अवॉइड करना है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है तो आप किसी भी ड्रग को आईवी फॉर्म में दे देते हैं, इंट्रावेनस फॉर्म में दे देंगे, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है द एजुकेशन रेगुलेशन फॉर डी फॉर्म कोर्स हैव बीन फ्रेम्ड बाई। जो एजुकेशन रेगुलेशन होता है डी फॉर्म के लिए, ठीक है ना, डी फॉर्म कोर्स का, वो कौन फ्रेम करता है जाकर, कौन बनाता है, तो आप बताएंगे जाकर पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है फ्रेम करती है डी फॉर्म का जो भी एजुकेशन का रेगुलेशन, किस तरीके से हमें एजुकेशन को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो जो भी इनका कोर्स है वो कौन फ्रेम करता है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है क्लोरडाइजेपॉक्साइड इज अ, क्लोरडाइजेपॉक्साइड क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के ये भी एक तरीके का सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी में आ जाता है जाकर, तो सेडेटिव आप बोल देंगे जाकर, क्लोरडाइजेपॉक्साइड इज अ सेडेटिव। सेडेटिव और हिप्नोटिक में क्या होता है जाकर के, सेडेटिव आपको माइंड को जाकर के काम कर देता है जाकर के, माइंड को शांत कर देता है जाकर के, और हिप्नोटिक क्या होता है जाकर के, ये माइंड को कोमा से पहली वाली स्थिति में रखता है जाकर के, उसको कहते हैं हिप्नोटिक, ठीक है ना। ये बिल्कुल सुला देता है जाकर के एक तरीके से, और सेडेटिव भी सुलाएगा, लेकिन तो दोनों में पोटेंसी का अंतर होता है, ठीक है। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जाकर, ये देखिए कह रहा है ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, स्कल की केवल एक बोन ऐसी है जो स्कल की मूवेबल बोन होती है जाकर के, वो कौन सी होती है, तो आप आंसर करेंगे जाकर के मैंडिबल। कौन सी होती है जाकर के, मैंडिबल। तो ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट सरफेस रिफर्स टू, कोई भी ये टैबलेट हमारी है, इस पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बराबर समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कलर का, कहीं पे कलर ज़्यादा है, कहीं पे कलर कम है। सपोज दैट ये हमारी टैबलेट है, ठीक। अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे कलर ये है, ठीक, फिर यहाँ पे कलर हल्का है, फिर यहाँ पे कलर जो है और भी हल्का है। तो इस तरीके से जो होता है इसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, इसको कहते हैं मॉडलिंग, ठीक है ना। The right answer is mottling. Unequal distribution of color on a tablet surface refers to mottling. ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है इज नॉट एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इनमें से कौन सी एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं है, तो सीधे हम लोग आंसर देखेंगे जाकर के क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं होती है। क्लोरमफेनिकॉल का साइड इफेक्ट आपको बताया अभी, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है जाकर के। क्लोरमफेनिकॉल हमारी इस्तेमाल किस में होती जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के ये टाइफाइड में इस्तेमाल होती जाकर के, ठीक है ना। टाइफाइड हमारा साल्मोनेला टाइफी से होता है जाकर के, बैक्टीरियल डिसीज होती जाकर के, छोटी आंत को प्रभावित करती जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है, ठीक है ना। और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कौन कौन सी आ जाती है, रिफाम्पसिन आ जाती है, आइसोनियाजिन आ जाती है, पैराजिनामाइड आ जाती है, इथम्ब्यूटाल आ जाती है, थियोनामाइड आ जाती है, ठीक है ना। और पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड आ जाती है जाकर के, साइक्लोस्पोरिन आ जाती है, सब सेकंड लाइन ड्रग में आ जाती है, एमिकासिन भी आ जाती है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज फाउंड इन, हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे जाकर के टीथ, द राइट आंसर इज टीथ। हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज फाउंड इन टीथ, दांतों में पाया जाता है। सीमेंटम किस में पाया जाता है, सीमेंटम ये कवरिंग ऑफ टूथ, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था सीमेंटम का, कवरिंग ऑफ टूथ इज नोन एज या इज कॉल्ड सीमेंटम। सीमेंटम जो होता है वो कवरिंग ऑफ टूथ होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और रिएक्शन दैट अकर्स विद इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज, कह रहा है फिजिकली या केमिकली जो चेंजेस हो जाते हैं या रिएक्शन की बात कर रहा है, जो कि अकर्स जो होती है जाकर के विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, या विद इन द बॉडी या बॉडी के साथ में, ठीक है, आर कलेक्टिवली नोन एज। तो इनको हम लोग क्या मतलब क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, तो आप बताएंगे जाकर के मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा जाकर के, क्या कहा जाएगा, मेटाबॉलिज्म। तो कह रहा है मेटाबॉलिज्म की ये एक डिफिनीशन याद कर लीजिए आप, फिजिकली एंड केमिकली चेंजेस और रिएक्शन दैट अकर्स विद इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब आपसे पूछ दिया जाए कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक हमारा होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है जाकर के, जो भी फूड मटेरियल है वो आपकी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और आप जो है जो भी आप खाएंगे पिएंगे उससे आपकी सेहत बनेगी जाकर के, यानी आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग होगी जाकर के। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो खाना खा रहे हैं और वो क्या करता है जाकर खाना अंदर गया, ठीक है, फूड अंदर गया, और फूड जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपको वही फूड एनर्जी देगा, ठीक है, एनर्जी देगा। यानी कैटाबॉलिज्म का मतलब जो भी फूड आप खा रहे हैं वो एनर्जी देने के काम में आएगा। अच्छा, जब एनर्जी देगा तो यार इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे अब आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो नहीं होगी, यानी अब ये जो है फूड इस्तेमाल में नहीं आएगा सेल के ग्रोथ में। एनाबॉलिज्म का मतलब सेल की ग्रोथ में, यहाँ आप मोटे होंगे, यहाँ आप पतले होंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब शरीर का दुबला होना, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म दो तरीकों से मिलकर के बनता है जाकर के, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये हो गया। एनाबॉलिज्म का मतलब
आपकी बॉडी बनेगी, और कैटाबॉलिज्म का मतलब जो जो अंदर फैट है या जो भी ग्लाइकोजन है वो टूटेगा और आप दुबले होंगे और वो जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होता है कैटाबॉलिज्म। फिर देखिए आगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, शेड्यूल सी एंड C1 डील्स विद, जो शेड्यूल सी और C1 की मेडिसिन है वो किससे डील्स करती हैं जा करके, उसमें क्या होता है शेड्यूल सी एंड C1 में, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, एंटीबायोटिक आ जाता है, सीरम आ जाता है, वाइट और डिजिटालिस आ जाता है जा करके, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ आर ट्रीटेड बाई, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये किससे ट्रीट करते हैं, तो आप आंसर कर दीजिए इंसुलिन से। टाइप 1 डायबिटीज़ आर ट्रीटेड बाई इंसुलिन, चूँकि टाइप 1 का मतलब हो गया जा करके पहले टाइप 2, दो तरीके की देखिए डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 क्या होता है, जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनमें होता है जा करके, फिलहाल तो ये 25 साल के ऊपर भी होने लगा है, अभी देखा जाए कई सारे केसेस आ रहे हैं। टाइप 1 जो है बच्चों में होता है जा करके, तो टाइप 1 में क्या होता है जा करके, प्रॉपर जो इंसुलिन है वो बॉडी में नहीं बनता है, ठीक, प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनता है पैनक्रियाज से, या आप कह सकते हैं कि इंसुलिन बनने का जो फॉर्मेशन जो इंसुलिन का होता है वो बंद ही हो जाता है, इंसुलिन बनने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है और इंसुलिन का निर्माण पूरी तरीके से बंद। टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में कई सारे रीजंस होते हैं, या तो इंसुलिन आपका बन रहा है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेल्स में जो आपका शुगर है या जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है या जो ग्लूकोज है उसको डालने में सक्षम नहीं है। और टाइप 2 में क्या आएगा जा करके, टाइप 2 में मैंने आपको बताया अभी कि हो सकता है कि इंसुलिन आपका ओवर प्रोडक्शन इंसुलिन का हो रहा हो, लेकिन जो सेल्स हैं, ठीक है, इंसुलिन जो है ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज को डालने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टॉलरेंस हो गया होता है जा करके, यानी अब बॉडी जो है अपने ग्लूकोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, उसको इसको इतना ग्लूकोज मिल गया है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की वजह से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट आउट हो रहा है, और उसने क्या किया कि ग्लूकोज की जो रिसेप्टर हैं ये रिसेप्टर जा करके टॉलरेट हो गए जा करके, अब उनको वो ग्लूकोज लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है, या हमारे इंसुलिन इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस ग्लूकोज को सेल्स में डाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके की आपकी डायबिटीज़ हो गई, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 में हम लोग क्या करेंगे भाई, इंसुलिन ही नहीं बनना है तो इसको प्रॉपर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होता है जाकर के ओरल हाइपोग्लाइसीमिक टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं जाकर के, एजेंट लेने पड़ते हैं जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ प्लांट बेस्ड एंटी कैंसरस ड्रग इज, अ प्लांट बेस्ड एंटी कैंसरस ड्रग, प्लांट बेस्ड यानी प्लांट के ऊपर, या जो आप कह सकते हैं कि प्लांट से हमें जो एंटी कैंसरस ड्रग मिलती है वो कौन सी है, तो यही एक विनका है या विनब्लास्टिन है, ठीक है, पेरीविंकल है, यही एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके आता है। अब प्लांट बेस्ड एंटी कैंसरस ड्रग, ऐसी एंटी कैंसरस ड्रग जो कि प्लांट से मिलती है वो कौन सी है, विनब्लास्टिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्री टर्म बर्थ आल्सो नोन एज प्री मैच्योर बर्थ इज द बर्थ एट फ्यूअर देन, कह रहा है प्री टर्म बर्थ, बर्थ का प्री टर्म, ठीक है, या प्री टर्म बर्थ मतलब बर्थ से जो टर्म होना चाहिए बर्थ का उससे पहले अगर बर्थ हो जाए, आल्सो नोन एज प्री मैच्योर बर्थ, इसी को कहते हैं प्री मैच्योर बर्थ, यानी बच्चा बेबी मैच्योर नहीं हो पाया, पूरा 9 मंथ्स का नहीं हो पाया इनसाइड द मदर, और पहले ही उसका अगर बर्थ हो जाए, जन्म हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कौन से टर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ ये कह रहा है 28 to 27। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग, पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे जाकर के हम लोग, तो आप बताएंगे जाकर के ऑक्सैलिक एसिड की हेल्प से करेंगे जाकर के, पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग ऑक्सैलिक एसिड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए कह रहे हैं चिकन पॉक्स वैक्सीन इज आल्सो नोन एज, चिकन पॉक्स की वैक्सीन को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के वेरिसिला वायरस नाम से जानते हैं जाकर के, वेरिसिला वायरस वैक्सीन इज आल्सो नोन एज चिकन पॉक्स वैक्सीन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेंस, ओरल कंट्रासेप्टिव आता है सहेली, इसमें क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स होते हैं जाकर के, क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स होते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द पाउडर्स रजिस्ट कंप्रेशन, कह रहा है ऐसे पाउडर्स जो कि रजिस्ट करते हैं कंप्रेशन से, तो आप उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन, क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं जगह, द पाउडर रजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है ना,
क्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया कहाँ पे मिलता है जाकर के पूरे लंग्स में, तो एल्वियोली आप बोल सकते हैं जाकर के। एल्वियोली काम होता है जाकर के गैसों को एक्सचेंज करना, ठीक है ना। तो गैसों का यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर होती है, ये कहाँ पे होता है जाकर के एल्वियोली में होता है जाकर के, चूंकि इसी का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है फ्रायाबिलेटर इज ऑपरेटेड एट। फ्रायाबिलेटर को हम लोग किस आरपीएम से ऑपरेट करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे 25 आरपीएम पे, 25 रेट पर मिनट, ठीक है ना, 25 राउंड पर मिनट, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो फ्रायाबिलेटर इज ऑपरेटेड एट 25 राउंड्स पर मिनट, 25 आरपीएम पे हम लोग फ्रायाबिलेटर को चलाते हैं। और ये टैबलेट का जब हम लोग वो टेस्टिंग एनालिसिस करते हैं जाकर के, इवेल्युएशन करते हैं जाकर के, ठीक है ना, तो फ्राइबिलिटी जब टेस्ट करते हैं तो फ्राइबिलेटर का इस्तेमाल करते हैं जाकर के। फिर 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन द एडल्ट बॉडी इज लोकेटेड इन। द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, कह रहा है लिम्फेटिक टिश्यू का लार्जेस्ट कलेक्शन, ठीक है, इन द एडल्ट बॉडी इज लोकेटेड इन। एडल्ट बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है वो पूरी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बता देंगे स्प्लीन में पाया जाता है जाकर के। स्प्लीन में लिम्फेटिक टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरी बॉडी में। और स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कि कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन, यानी जब आरबीसी आपकी टूटती है तो वो कहाँ पे जाएगी, स्प्लीन में पहुँचेगी जाकर के, ठीक है ना। आरबीसी टूटेगी तो कहाँ पहुँचेगी, स्प्लीन में। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन द एनाटॉमिकल पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है जब बॉडी को हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में रखते हैं तो कौन सी बात सही नहीं है, तो आप बताएंगे जाकर कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं होगी। द पाम्स आर फेसिंग बैकवर्ड। कह रहा है जो पाम्स, जो हथेलियां हैं वो नीचे की तरफ होंगी, तो ऐसा नहीं है, जो हथेलियां हैं हमारी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। ये सही तरीका होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में कि हथेलियां हमारी ऊपर की तरफ हो, ना कि नीचे की तरफ। फिर कह रहा है इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। तो आप बताएंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन के बारे में एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है जाकर के, ठीक है। और सबसे कम रीजनरेशन की जो पावर है वो किसमें होती है, न्यूरॉन में ही होती है। न्यूरॉन हमारा सबसे कम रीजनरेशन की पावर रखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम इसी तरीके से आपके लिए जो डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं वो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत करवाते रहेंगे। तो करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।